Hello guys, welcome to my channel Study with Shatakshi. So guys, I'm welcoming you to my channel. As you all know, मैंने पहले 10th क्लास के लिए एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर कुछ कंडीशंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और आप जानते हैं कि हमारे 10th बोर्ड्स कैंसिल भी हो गए थे, तो फिर वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं था। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं क्लास 11th के पीसीबी स्टूडेंट्स को हेल्प करूँगी और उनके लिए वीडियोस बनाऊँगी। और मैंने भी क्लास 11th में पीसीबी ही लिया है, सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू। सो गाइज, लेट्स स्टडी चैप्टर 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्लास 11th पीसीबी बायो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम चैप्टर 8 का पार्ट 1 करेंगे, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। So I hope you will understand it, and due to the video it will be really interesting for you to study. So now let's go on. सो एज़ यू नो कि जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, ये हम सब जानते हैं। हम जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं। सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ एक टाइप के टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और एक टाइप अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि एक और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस वजह से सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में बहुत मेन अंतर ये होता है कि लिविंग सेल्स थिंग्स पे में सेल्स होते हैं एज अ बेसिक यूनिट, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव सेल्स, और दे माइट बी हैविंग सम डेड cells, or non living things don't have any cells. So all organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others like us, human beings, animals, plants, are composed of many cells and are called multicellular organisms. So ये सब तो हम अपने previous classes में भी पढ़ चुके हैं. Now what is a cell? So unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. तो जो unicellular organisms होते हैं वो इंडिपेंडेंट, उनमें सिर्फ एक सेल होता है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और सारे फंक्शंस लाइफ के परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी खुद से। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल है। एक सेल खुद में कैपेबल होता है कि वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो लाइफ के हैं वो खुद परफॉर्म कर सकता है, और सेल के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, उसे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। So anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence cell is the fundamental structural and basic unit of all living organisms. अब सेल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें पता कैसे पड़ा कि सेल एक चीज़ होती है, और इसका नाम कैसे पड़ा? अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा बताती हूँ। हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेल के बारे में, 10th में भी शायद पढ़ा था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन डेफिनेशन ऑफ सेल हमें कहाँ से मिली? हमें पता कैसे पड़ा कि ये सेल होता क्या है? तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था बाय क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक जो पेड़ होते हैं उनके डेड कॉर्क्स का एक टिश्यू लिया, और उसमें क्रूड माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, और उसमें उन्हें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स टाइप के दिखे, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, और उन्होंने ईच बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को सेल नाम दिया। सेल मतलब आपने पढ़ा होगा कि सेल जो प्रिजन होता है, एक छोटा सा रूम होता है इसमें कैदियों को रखते हैं, उसे कहते हैं। तो वो सेल उनने उस बॉक्स लाइक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया। तो उन्होंने तो डेड सेल्स ऑब्जर्व किए थे, लेकिन फिर एंटोन वेन लीवेनहुक ने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। एंड आपको न्यूक्लियस के बारे में भी पता होगा, तो रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. तो अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सो सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी एक थ्योरी थी जो कि दो साइंटिस्ट मैथियास श्लीडन और थियोडोर श्वान ने मिलकर दी थी। तो चलिए हम इस बारे में पढ़ते हैं।
इन 1838 मैथियास श्लीडन अ जर्मन बोटानिस्ट, आपको पता होगा गाइस, बोटानिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन 1838 में एक जर्मन बोटानिस्ट थे मैथियास श्लीडन, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें ये पता पड़ा कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं और जो कि आगे चल के टिश्यूज़ बनाते हैं प्लांट में। एंड एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान in 1839, a British zoologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. उन्होंने जो थियोडोर श्वान थे उन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, जैसे हम जानते हैं कि वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो उन्हें ये पता पड़ा कि ये जो सेल्स हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं आज। और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती। तो आपने जैसा पढ़ा तो श्वान और श्लीडन दोनों के ही आइडियाज़ थोड़े थोड़े कंबाइन, थोड़े थोड़े मिले जुले थे। तो फिर उन दोनों ने मिलके एक सेल थ्योरी बनाई। तो श्वान प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स अ टाइप ऑफ थ्योरी, यानी एक उन्होंने एविडेंट दिया कि जो बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड animals and plants are composed of the cells and the product of cells. Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. Hypothesis actually evident नहीं होता, एक statement दी जाती है वो hypothesis होता है। and Schleiden and Schwann जो बिना किसी proof के दी जाती है या एक प्रॉपर प्रूफ नहीं होता, ये कह सकते हैं हम। श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो उन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी लेकिन सेल डिवाइड कैसे होता है ये उन्हें नहीं पता था। तो 1855 में रुडोल्फ विर्को ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे फ्रेंच में ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में कहा जाता है। उन्होंने जो हाइपोथेसिस श्लीडन एंड श्वान की थी उसे भी मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। तो सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड सेकेंड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सेकेंड पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा जैसे मैंने रुडोल्फ विर्को के बारे में बताया। लेकिन फर्स्ट में ये कंपोज्ड ऑफ सेल्स तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स गाइस यानी एंजाइम्स, मैनी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, और सेल्स में ये सब प्रेजेंट होता है। इसलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। नाउ एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम सेल के बारे में जानेंगे। An overview of cell. You have earlier observed cells in an onion peel. हमने पहले अपनी क्लासेस में अर्लियर क्लासेस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑनियन पिल सेल्स और ह्यूमन चीक सेल्स पे। तो हमें उनमें पता पड़ा था कि ह्यूमन चीक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ऑनियन पिल सेल्स जो कि प्लांट सेल्स हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो डीएनए में मतलब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई लिखा है वो प्लूरल वर्ड है जो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक एंड दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर प्रोकैरियोटिक। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली नेक्ड होता है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें मेम्ब्रेन होती हैं। तो लेकिन दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ एनिमल्स एंड plant cells. Various chemical reactions occurs in न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें और भी मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेली
बॉडीज यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर membrane bound structures like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. और जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनेल्स नहीं होती, ये भी एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। लेकिन राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में ही प्रेजेंट होती है। और जो राइबोसोम्स हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, वो दो और ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। और आगे हमें ये भी पता पड़ेगा कि जो ईआर है उसमें राइबोसोम से अटैच होते हैं, तभी वो रफ ईआर कहलाते हैं, नहीं तो वो एसईआर कहलाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now animal cells contain another non-membrane bound organelle called centriole which help in cell division। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, और ये हेल्प करती है सेल डिवीजन में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि एनिमल सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, और इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। Cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasmas, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length, while bacteria are 3 to 5 micrometer in length. ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं उनका शेप साइज सब कुछ वेराई करता है। माइकोप्लाज्मास जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है, और वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। सोचिए कितना छोटा होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसकी लेंथ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग सेल ऑफ एन egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are 7.0 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in shape. तो जो ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है वो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, और नर्व सेल्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। और जो सेल्स हैं वो शेप में भी बहुत वेरा होते करते हैं, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, यानी उनकी बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं, कॉल्यूमिनर हो सकते हैं, क्यूबॉइड शेप के हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकता है, और इवन इरेगुलर। यहाँ पे देखिए आप कितने डिफरेंट शेप्स के सेल हैं। ये देखिए नर्व सेल, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, it's a tracheit, it's a elongated cell, mesophyll cells, round and oval, so they have different shapes. The shape of the cell may vary with the function they perform. Okay, so now we'll study about prokaryotic cells. So guys, prokaryotic cells are represented by bacteria, blue green algae. blue green algae को हम और किस नाम से जानते हैं वो भी आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, उसका हम क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। और ये आंसर सही है गलत वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आर माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और माइकोप्लाज्मा में मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे डोंट हैव अ सेल वॉल, they are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells. जो prokaryotic cells होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं। they may greatly vary in shape। और अब हम बैक्टीरिया जो होता है उसके भी चार शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया चार टाइप्स के होते हैं, बैसिलस, रॉड शेप लाइक, कोकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। अब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स exhibit a wide variety of shapes and functions. So now we'll study in deep about prokaryotic cells. So all prokaryotic cells have a cell wall surrounding cell membrane. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. तो जो सेल वॉल होती है वो सबसे आउटर में होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है इनर साइड में, और फिर उसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म होता है। और जो इसमें जो न्यूक्लियस होता है मैंने पहले भी बताया था, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई एनवलप नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का।
और जो ये वाला डीएनए होता है इसको हम जीनोमिक डीएनए या सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए कहते हैं। और मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए और इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो जो एक डीएनए हो गया वो तो नॉर्मल न्यूक्लियस का काम करता है, उसके साथ साथ एक और स्मॉल डीएनए होता है और उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। उसके भी दो फंक्शंस हैं, एक तो वो कुछ सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है प्लांट को, जैसे रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया कि ये मतलब रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स कि ये बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं है। और ये भी आगे वैसे इस चैप्टर में ये बताना नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप ये रखिए कि जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी जब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब भी ये प्लाज्मिड बहुत काम आता है, जिससे हम डीएनए का एक्सचेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन। Now, nuclear membrane is found in prokaryotes. No organelles like ones in eukaryotes are found in prokaryote cells except for ribosomes, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें कुछ यूनिक इंक्लूजन बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट्स। मीजोसोम्स क्या होती हैं, इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं अंदर की साइड में, सेल की साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उन्हें हम मीजोसोम्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bound three-layered structures, the outermost glycocalyx followed by cell wall and the plasma membrane.